हेलो बच्चों, आज हमारा ज्योग्राफी क्रैश कोर्स का ये तीसरा क्लास है और बेहद खुशी की बात ये भी है कि चैप्टर भी आपका थर्ड ही है। यानी कि पीछे आपकी जो भी दो क्लासेस हुई है उस क्लास में आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बेहद ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया गया है। तो यदि आप नए हैं या आपने अभी तक उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सिंपल जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वहां वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी देख लेंगे जहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो दो तरीके हैं जिसके द्वारा आप देख सकते हैं। तीसरा तरीका ये भी है कि आप अगर YouTube पे सर्च कीजिएगा कि ज्योग्राफी क्रैश कोर्स बाय सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, तो आपको वहाँ पे वो भी प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन यानी कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। आखिरकार सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों। ये जो चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन, इसमें हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो जनसंख्या से आप भली भांति परिचित हैं, यानी कि चैप्टर फर्स्ट से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहला चैप्टर में हम लोगों ने मानव भूगोल के बारे में पढ़ा, दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने विश्व जनसंख्या के वितरण घनत्व और उसके वृद्धि के बारे में पढ़ा, और आज का जो आपका चैप्टर है जनसंख्या संगठन यानी कि पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है। तो सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि आखिरकार जनसंख्या संगठन होता क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या कुछ आपको पढ़ना है। तो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसे आपको भली भांति पता चल जाएगा कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। देखिए, आपका प्रश्न भी वही कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो कहता क्या है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, जनजातियां, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यवसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग पॉपुलेशन के बारे में अपने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था कि जैसे भाई हम लोग क्या होते हैं, किसी भी देश का वहाँ के निवासी जो होते हैं वो वास्तविक धन होते हैं। तो आपको वहाँ पे जनरली ये पढ़ाया गया कि आखिरकार जब वास्तविक धन है किसी देश के, वही सबसे बड़े धन हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी देश का जो जनसंख्या है वो किस प्रकार का है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी स्त्री है, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चों की संख्या, कितने बूढ़ों की संख्या, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कितने लोग गरीब अमीर, गाँव में कितने लोग रहते हैं, शहर में कितने लोग रहते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको वहाँ पे चैप्टर 2 में अच्छे से बतलाया गया। आखिरकार ये चैप्टर 3 जो बना आपका जनसंख्या संगठन, तो ये क्यों बना? ये चैप्टर इसलिए बना क्योंकि ये उन विशेषताओं को बतलाता है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण किया जाता है, निवास के स्थान के बारे में बतलाया जाता है, जनजातियां मतलब विशेष तरह की जो जनजातियां हैं, लोगों का क्या भाषा है, धर्म के बारे में, और साक्षरता दर, जो साक्षर लोग होते हैं जनरली 7 वर्ष से ऊपर के जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बारे में बतलाता है, और साथ ही साथ व्यवसायिक विशेषताएं, जैसे गाँव में लोग रहते हैं, शहर में लोग रहते हैं, तो गाँव वाले लोग क्या कार्य करते हैं, शहर के लोग क्या कार्य करते हैं, शहर के लोगों का जीवन शैली क्या है, तो उसके बारे में ये बतलाता है। आखिरकार अब एक आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ठीक है सर ये सब तो बतलाता है, लेकिन आखिरकार ये सब जानकर हम करेंगे क्या? तो देखिए, क्या होता है कि जब आपको गांव के या नगर के बारे में, उनकी विशेषताओं का बारे में आप पढ़ते हो या उनकी कमियों के बारे में पढ़ते हैं, तो कोई भी देश होता है, वहाँ के जब लोग जो होते हैं किसी भी देश के, वही वहाँ के वास्तविक धन होते हैं। तो आखिरकार देश का ये परम कर्तव्य मतलब है लोगों के कि वो अपने लोगों के बारे में और लोगों की मतलब जो भी उनका बेसिक जो नेसेसिटी है उनको फुलफिल किया जाए। यानी कि कहने का मतलब होता है जब हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, आयु के बारे में, लिंग के बारे में, उनके इन सभी का विश्लेषण हमारे समक्ष हो जाता है, तो जो देश के निवासी होते हैं उनके लिए जो भी कुछ विकास की योजनाएं बनानी होती है, तो उसके लिए ये अपना अहम योगदान अदा करता है। कौन? तो जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है किसी भी देश के भावी योजनाओं को बनाने में। जब आपको पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए अपना देश भारत है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश में जो लड़कियों की जो संख्या है वो कम रही है। जैसे पता चला कि लड़कियों की संख्या कम रही है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमें जानकारी मिली कि क्या हो रहा है कि लड़कों पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लड़कों को तो लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन लड़कियों को ज़्यादा लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं लड़कियों के लिए लाई गई कि जैसे मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि, प्रधानमंत्री प्रोत्साहन, तो बहुत सारी योजनाएं NSP के तहत लड़कियों को ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया जाने लगा। फर्स्ट डिवीजन जो लड़कियां करेंगी उनको अलग से
से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो इस तरह का फिर मतलब उसी से पता चला जब पॉपुलेशन का एक तरह से आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, देखिए आयु के आधार पे भी छूट मिलता है ना, जैसे आयु के आधार पे भी बहुत सारा छूट मिलता है। जैसे जो भी लोग 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उनको वृद्धा पेंशन भी दिया जाता है। तो पता चला कि देखिए भाई 60 वर्ष से जो लोग ऊपर हो जाते हैं उनको वृद्धा पेंशन। तो ये सब कैसे पता चलता है, जब आप जनसंख्या संगठन में उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वही यहाँ पर आपका जो चैप्टर ये थर्ड है, यहाँ पर एक आपको मानचित्र के द्वारा समझाया गया है कि देखिए जो जनसंख्या संगठन है, यहाँ पे अवधारणा मानचित्र बनाया गया है कि इसमें आपको जनरली ये लिंग संगठन के बारे में पढ़ना है, आयु संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, और व्यवसायिक संरचना के बारे में, साथ ही साथ आपको साक्षरता के बारे में भी पढ़ना है। तो अब देखिए लिंग संगठन की बात आई है तो छोटा छोटा टर्म्स है, आपने चैप्टर 2 में ही पढ़ा है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। वैसे यहाँ पर कहा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। मैंने बताया भी था आपको, रेशियो हम लोग निकालते हैं, स्त्री और पुरुष का जो रेशियो निकालते हैं उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट आपके लिए मिल जाता है। फिर है कि उसके आधार पर बताया जाता है कि कैसे विश्व में जो लिंग अनुपात है, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है कम है, ये सारी बातें। आयु संरचना जो होता है, एज स्ट्रक्चर, तो हम लोग बारी बारी से इन चारों पॉइंट पे जो भी आपके यहाँ पे जैसे लिंग संगठन हो गया, व्यवसायिक संरचना, साक्षरता और आयु संरचना, इसी के बारे में जनरली आपको इस चैप्टर में पढ़ना भी है। तो हम लोग बारी बारी से इन सभी टॉपिक पे एज ए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बतला दूं कि आपको जो भी टर्म्स कठिन लगे तो आप हमें अभी लाइव चैट में पूछ सकते हो, और तथा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियोज आपके लिए बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर भी कर दूंगा। और एक बात यह भी है कि कॉपी पेन निकाल कर आप लोग जो प्रश्न आपको लगे, मैं बोलूँ VVI है और ऐसे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको टिक भी करा दे रहा हूं, तो आप उन सभी प्रश्नों को लिखते भी जाइएगा। जैसे आपके लिए सबसे पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट यही बनता है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, और एक बहुत ही अच्छा आंसर भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 3 अंक वाले प्रश्न है तो आपको 3 पॉइंट दे दीजिएगा, आसानी से आपको मार्क्स भी वहां पे मिल जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अब देखिए क्या कहता है कि विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग के असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। जैसे अभी आपको लिंग अनुपात के बारे में बताया गया कि स्त्री और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पे बनता है, जो ये अगला जो प्रश्न है आपका, कि विभिन्न भागों में, जैसे अपना पूरा वर्ल्ड हुआ तो वर्ल्ड के जो अनेक क्षेत्र हैं तो अनेक भागों में, विभिन्न भागों में आयु लिंग के असंतुलन, यानी कि एक तरह से संतुलित नहीं है। जिस तरह से आपने चैप्टर 2 में, याद होगा चैप्टर 2 की वो बातें याद है कि मैंने आपको पढ़ाया कि जनसंख्या का किस तरह से जो वितरण हुआ है वो असमान रूप से है ना, जनसंख्या का वितरण असमान रूप से, कहीं पे ज्यादा लोग देखने के लिए मिल जाते हैं। आपने ये भी पढ़ा कि लगभग 60% जो विश्व की जनसंख्या मात्र 10 देशों में ही निवास कर जाती है, जबकि और भी उतने सारा देश बच गए, वहां पे समझ लीजिए कि मात्र 40% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में है, और यही 10 देश में क्या होते हैं 60% जनसंख्या निवास कर लेती है। यही नहीं, आपने ये भी पढ़ा था कि एशिया के कुछ ऐसे आपके जो देश हैं जो कि अपने अंदर बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन को है वो कवर कर लेता है। जैसे पहले नंबर पे आपका चाइना, दूसरे नंबर पे आपका ये भारत हम अपना। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न यही कहता है कि विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो क्या उत्तरदायी कारक हैं? तो पहला तो यही है कि आयु और लिंग में जो असंतुलन पैदा होता है वो जन्म दर और मृत्यु दर से, क्योंकि देखिए विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जो विकासशील देश, जैसे अपना देश भारत, अपने देश भारत में या तो मृत्यु दर ज्यादा, या आप यहाँ पर ये एक टर्म्स ये भी जोड़ सकते हैं कि मृत्यु दर या जन्म दर, मृत्यु दर या जन्म दर। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या स्थिति अभी क्या है कि हमारे यहाँ जन्म दर की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मृत्यु दर कम गए हैं। ये तो कोरोना आया तो थोड़ा सा बैलेंस किया, लेकिन जन्म दर की जो संख्या हो चुकी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मृत्यु दर बहुत कम गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने मेडिसिन आ चुके हैं कि उनसे लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये टर्म्स आपका होता है। तो कहता है कि विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। या तो मृत्यु दर ज्यादा हो गया या तो जन्म दर ज्यादा हो गया, तो लिंग अनुपात में असंतुलन आ जाता है। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों का को गौण समझा जाता है, यानी कि लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पुरुष को मतलब एक तरह से प्रधान मानते हैं। जैसे लड़का होता है तो खुशियां मनाना, और लड़के को ज़्यादातर वो क्या करते हैं दर्जा देते हैं। जैसे कि अगर मतलब लड़कियां होती है तो अगर पता चल जाता है ऐसे भ्रूण हत्या करना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं पता लगा ही लेते हैं, और लगाकर जिनको लड़की नहीं चाहता है वो पेट में ही उसको क्या करते हैं तो उसको खत्म कर देते हैं।
तो ये भी कहता है यहाँ पे कि इससे भी क्या होता है, तो आयु लिंग में क्या होता है, एक तरह से आपका असंतुलन पैदा होता है, क्योंकि ज्यादातर संख्या किसका हो जाता है, ज्यादातर संख्या आपके इसके हो जाते हैं, लड़के की संख्या ज्यादा हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे टर्म समझना है। तो आप यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जन्म दर ही देंगे, यहाँ पर मृत्यु दर है तो आप मृत्यु दर जन्म दर भी लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा जन्म दर भी अगर हो जाएगा और मतलब एक समान जन्म तो होता है नहीं, लड़कों की संख्या ज्यादा लड़कियों की संख्या कम, लड़कियों की संख्या ज्यादा लड़कों की संख्या कम, तो इससे आपका क्या होता है, आयु लिंग का असंतुलन पैदा होता है। तो सबसे मुख्य जो कारक है वो जन्म दर और मृत्यु दर। दूसरा जो कारक है वो प्रवास। क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग अपनी जो भी बेसिक नेसेसिटी है, अपनी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो भी उनके लिए जरूरी, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गया, रोजगार हो गया, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं। और ज्यादातर प्रवास में कौन करते हैं, तो ज्यादातर पुरुष ही प्रवास करते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ का ही देखिए तो हमारा जो देश है वो पुरुष प्रवास प्रधान देश है कि नहीं। मतलब लड़के जो होते हैं, या यूं कह लें कि जो पुरुष होते हैं, जो मर्दाना होता है, वही लोग एक जगह से दूसरे जगह कमाने के लिए चले जाते हैं अपने घर को छोड़कर। आपने देखा है कि प्रवास गांव से गांव में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रवास होता है वो गांव से नगर की ओर होता है, क्योंकि नगर में ज्यादा उनको क्या होते हैं, विकल्प मिल जाते हैं, जैसे रोजगार के साधन मिल जाते हैं, शिक्षा के साधन हो जाते हैं। तो इसलिए प्रवास एक जो होता है ये भी अपना एक अहम रोल अदा करता है, किसमें, तो आयु लिंग के असंतुलन में। क्लियर है बच्चों, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रामीण व नगरीय जीवन, जैसे गांव के लोग रोजगार व सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। क्या होता है, टर्म्स यहाँ पे समझिएगा। जैसे मान लीजिए गांव के जो ज्यादातर जो लड़के होते हैं, या जो मर्दाना होते हैं, या यूं कहें कि जो पुरुष होते हैं, पूरा कर दें तो पुरुष में सब लोग आ गए, तो जो पुरुष होते हैं वो शहर में जाकर बस जाते हैं। अब भैया शहर में जाकर बस गए तो वहां पर तो पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा, वहां का जो आयु लिंग है, वहां का जो कह सकते हैं कि लिंगानुपात है, वो तो वहां का अंतर आ जाएगा, तो लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। क्लियर है। चौथा पॉइंट कहता है कि सामाजिक व आर्थिक स्थिति। जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, वहां भी स्त्रियों की संख्या आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। जहां पे स्त्रियों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक है, जहां पर स्त्रियों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, वहां पर भी तो स्त्रियों की संख्या कम होती है, वैसे देशों में बतलाया जाता है। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा अदा करता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो पहला आपने पढ़ा क्या, कि पहला जो होता है वो आपका जन्म दर व मृत्यु दर, दूसरा आपका प्रवास, तीसरा ग्रामीण व नगरीय जीवन, चौथा आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो दो टर्म्स आपने भी पढ़ा, क्या क्या, ये आयु लिंग संगठन, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा आपने पढ़ा कि जो आयु लिंग होता है, अभी मैंने आपको बताया कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो उसके असंतुलन के बारे में बताया गया, किस तरह से असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। क्लियर है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। बतलाते जाइएगा, क्योंकि किस तरह से कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको किस तरह से कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कहता है कि प्रतिकूल लिंग अनुपात तथा अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए मैं सारे प्रश्न को पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इधर से उधर छप गया है, तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ। आपको क्लास के अंत होते होते आपको सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे, और पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है पूरा निचोड़ है ये चैप्टर का, तो चैप्टर का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। वैसे भी मैं आपको डिस्कस करके समझा रहा हूँ। बस आपका कार्य क्या है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जुड़ सके बच्चे। इतना मेहनत करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और फुल कोर्स देने का मेरा ये गारंटी है, फुल कोर्स आपको मिलेगा तो मिलेगा, और आपके एग्जाम से पहले, बहुत पहले मिल जाएगा। दिसंबर के लास्ट तक आपका पूरा जो भी सब्जेक्ट है वो सब खत्म कर दिया जाएगा। जनवरी में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट, ये सारा चीज वगैरह वगैरह दम करते चलेंगे। तो प्रतिकूल लिंग अनुपात तथा अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रतिकूल का मतलब होता है, देखिए अनुकूल का मतलब होता है कि जो आपके लायक हो, जो आपके लायक हो, डेट मीन्स कहने का वो हमारे फेवर में हो, ठीक है। फेवर मतलब मेरा मनपसंद, तो उसी को अनुकूल कहा जाता है। नहीं कहते हैं कि अनुकूल जलवायु हो, मेरे अनुकूल यहाँ की जलवायु है, मतलब मैं इसमें रह सकता हूँ। और प्रतिकूल का मतलब होता है कि जो आपके लायक ना हो, अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल। तो वही कहता है प्रतिकूल लिंग अनुपात। जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है, वहां स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। सिंपल सी बात है भाई, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है। देखिए इतना आपने अगर समझ लिया ना कि प्रतिकूल का मतलब सर अनफेवरेबल, मतलब सर वो मतलब उनके लिए सही नहीं है, और अनुकूल का मतलब हो गया सर कि फेवरेबल, यानी कि उनके लिए लायक है, उनके लायक है। तो बस प्रतिकूल में आपको यही दिखा देना है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है, वहां स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां होती है।
समझिएगा, बिल्कुल अच्छा से मैं समझा रहा हूँ। प्रतिकूल का मतलब हो गया कि आपके लिए वो अनफेवरेबल है, जैसे स्त्री की भ्रूण हत्या हो जाती है, स्त्री शिशु हत्या होता है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण ऐसा होता है। और ऐसे में विश्व के 72 देश चिन्हित किए गए हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। और यही प्रश्न पूछा है, प्रतिकूल लिंग अनुपात तथा अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिकूल लिंग अनुपात वैसा लिंग अनुपात होता है जिनमें स्त्रियों की संख्या कम होती है, स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, लाइक दैट मतलब स्त्री भ्रूण हत्या करना, शिशु हत्या करना, स्त्रियों की पता चल गया आप गर्भ में ही स्त्रियों को मार देना, मतलब उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखाना, यह आपको ध्यान देना। और ऐसे प्रतिकूल में कितने देश आते हैं, तो 72 देश शामिल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुकूल का मतलब यानी कि लड़कियों के लिए फेवरेबल हो, यानी कि उनके लिए फेवरेबल हो, कहने का मतलब कि जहाँ पे पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक हो और वहाँ स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में हो, उनको शिक्षा दिया जाता है, उनको रोजगार दिया जाए, उनके जीवन की विकास की अनुकूल दशाएं तथा सरकारी नीतियां स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। विश्व के 139 देश इसी श्रेणी में आते हैं। तो अब समझ लिया आपने प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, अनुकूल का मतलब क्या हुआ। अनुकूल मतलब जो आपके फेवर में हो बच्चों, एकदम सिंपल सा है। अनुकूल का मतलब जो लड़कियों के फेवर में हो और प्रतिकूल का मतलब जो अनफेवर में हो। अनफेवर कहने का मतलब कि उनके लिए वो कंडीशन सही नहीं हो, वहां वो रहना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए वो प्रतिकूल हो। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्न किया है और 3 प्रश्नों को करते करते हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी अपने माइंड में मेकअप किए हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये जो अगला जो पॉइंट है प्रश्न नंबर 9 को आप देखिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए। कहता क्या है कि लिंगानुपात क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो, वही कहता है। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात आई है लिंगानुपात की, तो इसको ध्यान दीजिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। एकदम सिंपल सा ये डिफिनीशन है और बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में डिफिनीशन भी इसका आता ही आता है कि लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा प्रति 1000 पुरुषों पर मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि प्रति 1000 पुरुष कह रहा है, तो हमारे यहाँ प्रति 1000 पुरुष, तो पुरुष की संख्या नीचे हो जाएगी और स्त्री की संख्या क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो वही अगर सूत्र की बात करें तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या और प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ये आपके जो फॉर्मूला है उसको दिखलाया गया है और अब यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है दिखाया गया है। ऐसे आपके निकालने के लिए ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, बस डिफिनीशन ही इससे पूछा जाता है। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या, लिंग संगठन के बारे में हम यहाँ ये टॉपिक अभी क्लियर कर रहे थे। तो लिंग संगठन में हमने देखा कि किस तरह से फेवरेबल अनफेवरेबल के बारे में हमने पढ़ा, क्या मतलब अनुकूल है प्रतिकूल है। साथ ही साथ हमने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा लिंगानुपात, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। आपने बहुत अच्छा ये टर्म्स पढ़ा कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों के संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं और विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 990 स्त्रियां हैं 2003 के अनुसार। पूरे वर्ल्ड में अगर 1000 पुरुष है 2003 के अनुसार ही बतलाया जा रहा है, तब कितनी महिलाएं हैं, मात्र 990। हो सकता है अब इनका स्थिति सुधर गया हो क्योंकि ये 2003 के आंकड़े हैं आपके। क्लियर? अब यहाँ पर विश्व में एक और आपको आंकड़ा दर्शाया गया है, वो क्या है कि विश्व में लैटविया में उच्चतम लिंग अनुपात है। कहने का मतलब कि वहाँ पर 1000 पुरुष पर 1187 महिलाएं हैं बच्चों। 1000 पुरुष पर 1187 महिलाएं। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होता होगा, यहाँ पर लड़के को पूरा मार करना होता होगा भाई, क्योंकि लड़के को मार नहीं करना पड़ता होगा, लड़कियां लोग होती होगी, क्योंकि 1187 है मतलब 187 लड़कियां फालतू हो रही है। एक लड़का से एक लड़की ना शादी कर सकता है या रह सकता है उसके साथ, तो ये बात आप समझिएगा। तो लैटविया सबसे जो है वो विश्व में लिंग अनुपात में उच्चतम है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और सबसे कम अगर पूछा जाता है, बार बार ये प्रश्न रिपीट भी किया है बहुत बार, तो सबसे कम लिंग अनुपात 468 संयुक्त अरब अमीरात का है। तो संयुक्त अरब अमीरात UAE जिसे कहते हैं आप लोग, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो लिंग अनुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात की सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा आपका लैटविया याद रखिएगा और सबसे कम आपका कौन है, तो सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात है। तो लिंग संगठन क्लियर हो गया, लिंग संगठन क्लियर हो गया। क्लियर? और ये देखिए ये कहता है अनुसंधान व वैचारिक, की थोड़ा सा क्रियाकलाप के बारे में बतलाता है। तो हमें तो ये चैप्टर नंबर 7 में इसको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं, तो वैसे चीजों को स्किप करेंगे जो अभी आपका दिमाग खराब करे, क्योंकि हमें आगे चल के उसको पढ़ना है।
अब हम लोग दूसरा जो आपका यहाँ पे आता है लिंग संगठन क्लियर करने के बाद आयु संरचना पर आते हैं। ये जो यहाँ पर एज स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, आयु संरचना, इसको अब थोड़ा सा हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात आती है कि आयु संरचना का कहने का मतलब क्या होता है सर। जैसे देखिए किसी भी देश में ईयर तो हम लोग मापते हैं कि कितने साल का हो गया क्या कुछ, तो एज स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि लोगों का क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर है, एज का स्ट्रक्चर है। तो इसको आपको तीन, यहाँ पर तीन दर्शाया जाता है, तीन तरह के आपके एज स्ट्रक्चर दर्शाए जाते हैं। पहला जो कि 0 से 14 वर्ष का, दूसरा 15 से 59 वर्ष का, तीसरा 60 से अधिक वर्ष का। तो ध्यान दीजिएगा जो 0 से 14 वर्ष का होता है इसे बाल वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपने शब्दों में अगर हम लोग दे दें तो इसे हम लोग बाल वर्ग के नाम से जानते हैं, यानी कि किसके श्रेणी में आ गए, बाल वर्ग में। 15 से 59 वाला आपका जो आता है वो प्रौढ़ आता है, प्रौढ़ कहते हैं, और 60 वर्ष से ऊपर वाले को हम लोग वृद्ध कहते हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपके समझने वाले टर्म्स है। जो 0 से 14 वर्ष का जो होता है वो आश्रित वर्ग होता है, क्योंकि ये कमाता उमाता है नहीं, इसके पास रोजगार करने का कोई है नहीं, क्योंकि ये तो 0 से 14 का वर्ष का, तो इसका देखभाल कोई और करता है, इसलिए ये इसे आश्रित वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ 60 से अधिक वाले को भी क्या कहता है, आश्रित वर्ग से भी नाम से भी जाना जाता है, और दोनों को मिला दिया जाए तो पराश्रित वर्ग के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो 60 से अधिक वाले होते हैं और 0 से 14 वाले होते हैं, ये सब 15 से 59 वाले पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा प्रश्न पूछता है कि कार्यशील जनसंख्या क्या है, तो कार्यशील जनसंख्या जिसे आप प्रौढ़ वर्ग कहते हैं वही आपका कार्यशील जनसंख्या, 15 से 59 वर्ष के लोग जो होते हैं वही आपके कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। आप समझ लीजिए कोई देश युवा कब कहलाया जाएगा, कोई देश युवा देश तब कहलाएगा जब वहां पे 15 से 59 वर्ष का जो संख्या होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए तो कहा गया कि आपका आयु मतलब ये जो हम लोग चैप्टर है जनसंख्या संगठन, इसका स्टडी करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वी डिटरमाइन दैट एनी कंट्री का हम लोग वहाँ के सिचुएशन को डिटरमाइन करते हैं, लोगों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, उनके आयु वर्ग के बारे में, एज स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी लिटरेसी रेट के बारे में, इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो अब देखिए 15 से 59 आयु वर्ग कार्यशील कहलाता है और 60 से अधिक आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या कहलाता है। क्लियर है ये भी कंसेप्ट। आयु लिंग संरचना व विवरण जनसंख्या पिरामिड से मिलता है। अभी एक टर्म्स जो यहाँ पे आ गया है जनसंख्या पिरामिड, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और इस पे अच्छा प्रश्न भी इसमें बना हुआ है, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। बस ये तीन टॉपिक अभी समझ में आया आपको, तीन जो पॉइंट मैंने बताया कि 0 से 14 वाले को बाल वर्ग कहा जाता है, 15 से 59 वाले को कार्यशील जनसंख्या यानी कि प्रौढ़ वर्ग भी कहा जाता है, और 60 से अधिक वाले को वृद्ध जनसंख्या कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा जो वृद्ध जनसंख्या होती है बच्चों, वो भी आपका 15 से 59 वाले पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि इनको मेडिसिन चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो आइए हम लोग इसी पे कुछ इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर को करते हैं, ताकि आपको थोड़े से अच्छे टर्म समझ में आए। तो देखिएगा कुछ टर्म्स यहाँ पर, प्रश्न कहाँ गया, देखते हैं प्रश्नों को, तब थोड़ा सा प्रश्न आपको समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा महसूस होगा, ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो देखिए आ गया। तो चलिए देखिए आयु संरचना, देखिए 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। आयु संरचना देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाती है। तो चलिए ये जो स्ट्रक्चर जो होता है, पहला तो पॉइंट यही हो गया कि आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है, जिसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का कितना प्रतिशत है। हम लोग जान पाते हैं कि 0 से 14 यानी कि बाल वर्ग किसी देश में कितने % हैं। हम लोग ये भी जान सकते हैं कि 15 से 59 वर्ष वाले कितने लोग हैं, 60 से प्लस वाले कितने लोग हैं। जब किसी देश में 60 प्लस वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि वहाँ की जो उस देश की जो जनसंख्या है वो वृद्ध जनसंख्या है। जैसे अभी हमारे यहाँ भारत की अगर मैं बात कर लूँ तो 15 से 59 वर्ष वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि 60 से ज़्यादा होते होते तो बहुत ज़्यादा लोग क्या हो जा रहे हैं, डेथ कर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो अभी अपना देश क्या युवा देश के अंतर्गत में आता है या नहीं, तो आता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, इसको समझ लीजिए कि आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या प्रदर्शित करती है, और इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्ग में लोगों का कितना प्रतिशत है। तो हर एक आयु वर्ग में लोग कितने प्रतिशत लोग निवास कर रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देती है यह आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। सिंपल सा बात है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है उसके बारे में बतलाना। कैसे कोई आपको कहता है कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से है, आपका स्ट्रक्चर आपके पापा के तरह है, आपका स्ट्रक्चर आपकी मम्मी के तरह, मतलब आप मम्मी के जैसी दिखती हैं, तो उनके बारे में आपको पता चल रहा है ना। तो वही टर्म्स है, अपने से रिलेट्स करके देखिए, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। देखिए यदि
जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक हो तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमी होगी। अब सिंपल सा बात है, अगर 0 से 14 वर्ष वाले ज्यादा लोग होंगे तो वहां की जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा, तो वहां का आर्थिक विकास धीमा होगा, क्योंकि कमाने वाले लोग कम होंगे। जिस देश में 15 से 59 वाले ज्यादा होंगे, कार्यशील लोग ज्यादा होंगे, तो उस देश में जो होगा वो ज्यादा कार्यशील होगा। तो चलिए देखते हैं आगे पॉइंट्स। 15 से 59 वर्ष में की आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है, जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है, यानी कि देश के संसाधन का उपयोग होता है और देश विकसित भी आपका बनता है। 60 वर्ष के ऊपर की आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने के संकेत मिलते हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनांक के निर्धारण के रूप में आयु संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो जब हम लोग जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें आपको एज स्ट्रक्चर यानी कि जनसंख्या संरचना के बारे में आपको बताया गया। तो जनसंख्या बाय द हेल्प ऑफ एज स्ट्रक्चर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं, हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि किसी देश की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से है, किस आयु वर्ग में कितने प्रतिशत लोग निवास कर रहे हैं। अगर हमें पता चलता है कि 60 वर्ष से ज़्यादा लोग इस देश में हैं तो हमें समझ जाते हैं कि वहाँ पे मेडिसिन की आवश्यकता ज़्यादा है और वहाँ का जो जनसंख्या वो ज़्यादातर आश्रित है, क्योंकि ये जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध जनसंख्या है, ये भी जो होता है 15 से 59 वर्ष वाले पे आश्रित ही रहते हैं। तो क्लियर हो गया एज स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इससे क्या होता है पता चलता है, इसी के आधार पे हम लोग ज्ञात करते हैं विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का कितना प्रतिशत है। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछता है, जो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो कहता है यहाँ पे क्या है कि शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार आयु व लिंग अनुपात को प्रभावित किया। जब आपने आयु के बारे में पढ़ लिया, अब लिंग अनुपात के बारे में आपको पहले से ही मैंने पढ़ा दिया, तो दोनों से ये मिलाकर ये प्रश्न बना है कि शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार आयु व लिंग अनुपात को प्रभावित किया है। जैसे आज के ज़माने में शिक्षा भी ज़्यादातर लोग शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, रोजगार में भी बढ़ोतरी हो ही रही है। तो पहले के ज़माने के लोग आप देखिएगा, गाँव घर में जो लोग जो रहते थे वो एक जगह बैठकर गप्पा मारते रहते थे। अब आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, अगर आपको हो सके तो आप अपने दादाजी से या पापा से पूछ कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मतलब गांव में भी बहुत ज़्यादा संख्या देखने के लिए मिलता था। आज क्या होता है, सुबह उठिएगा 8 बजे के बाद आपको 10 बजने के बाद आपको गांव में बहुत कम जो होते हैं वो 15 से 59 वर्ष वाले लोग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सारे लोग काम में चले जाते हैं। तो वही कहता है शिक्षा और रोजगार के जो अवसर अभी बढ़ गए हैं, तो इसमें जो आयु व लिंगानुपात को किस तरह से प्रभावित किया है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हुआ क्या है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा अपने माइंड से भी समझ सकते हैं कि शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण पुरुष जनसंख्या अत्यधिक प्रवास करती है, जिसके कारण आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हो जाता है या नहीं। अब जैसे रोजगार के अवसर बढ़ चुके हैं तो रोजगार के लिए क्या होते हैं, ज़्यादातर जो पुरुष जनसंख्या होती है वो दूसरे जगह पे चली जाती है, जिसके कारण वहाँ की वहाँ में क्या होगा, पुरुष का संख्या बढ़ जाएगा और जहाँ से पुरुष पलायन किए हैं वहाँ पे पुरुषों की संख्या कम जाएगी। तो ये आपका गंभीर असंतुलन भी एक पैदा होता है। दूसरा कहता है कि गंतव्य स्थानों पर पुरुष जनसंख्या तथा 20 से 60 वर्ष की आयु के लोग अधिक हो जाते हैं, अर्थात उत्पादक जनसंख्या, जबकि उद्गम क्षेत्रों में आश्रित जनसंख्या वो स्त्री जनसंख्या बढ़ जाती है। जहाँ से लोग गमन कर गए हैं, जो गंतव्य स्थान हुआ वहाँ पे संख्या 20 से 60 वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो कहने का मतलब है कि जहाँ पे लोग गए, गंतव्य स्थान पे गए, वहाँ पे 20 से 60 वर्ष की आयु के लोग अधिक हो जाते हैं और वहाँ का जो जनसंख्या होता है वो ज़्यादातर स्त्री और पुरुष का जो जनसंख्या होता है वो बढ़ जाता है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे कह रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, पुरुष में प्रवास की अधिकता शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसर का ही परिणाम है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात 468 बटा में 1,000 है, यानी कि 1000 पुरुष पे मात्र 468 महिलाएं हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। वही तो बात की जा रही है। तो इसी प्रकार प्रतिकूलता दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में भी देखी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली व मुंबई जैसी शहरों में हमारे यहाँ के जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो ज़्यादातर प्रवास कर जाते हैं काम के अच्छे अवसरों के लिए, रोजगार के अच्छे अवसरों के लिए वो क्या करते हैं, तो वो पलायन कर जाते हैं, वो प्रवास कर जाते हैं। तो वही कहता है, अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो 1000 पुरुष में मात्र वहाँ पे 468 महिलाएं ही बचे हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। क्लियर है। अब देखिए, किसी क्षेत्र का लिंग अनुपात उस क्षेत्र की
सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक होता है। इस कथन को उचित तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए। जैसे अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो किसी क्षेत्र का जो लिंग अनुपात उस क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक स्थिति की सूचक होती है। जैसे देखिए, अगर वहाँ कहीं पे स्त्री की संख्या ज़्यादा है, डेट मीन्स व्हाट, कि स्त्री की संख्या ज़्यादा कहने का मतलब होगा कि वहाँ पे स्त्रियों का भ्रूण हत्या नहीं होता है, स्त्रियों को निश्चित रूप से उनके लिए अनुकूल जलवायु है, वो अच्छे रूप से रह रहे हैं। तो वही बात को यहाँ पे लिखा होगा, टर्म्स में लिखा गया है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भी क्षेत्र का लिंग अनुपात उस क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, यानी कि स्त्रियों के लायक नहीं होता है। स्त्रियों का प्रतिकूल करने का मतलब हो गया कि अनफेवरेबल हो गया, अनफेवरेबल हो गया। क्लियर? तो यह ध्यान रखिएगा। जिन देशों में क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या व स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है, वहाँ लिंग अनुपात निश्चित ही स्त्रियों के प्रतिकूल होगा, यानी कि स्त्रियों के लायक नहीं होगा, स्त्रियों के लायक नहीं होगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है, लायक नहीं होगा। इसका मुख्य कारण वहाँ की स्त्रियों या समाज का गिरता आर्थिक स्तर है, जिसके कारण समाज साक्षर नहीं हो पाता और स्त्रियों के प्रति जागरूक नहीं हो पाता है। क्लियर? तो इसका मुख्य कारण स्त्रियों व समाज का गिरता आर्थिक स्तर है, तो स्त्रियों के प्रति ज़्यादा जागरूकता नहीं होती, ये आपको दर्शाता है। तो क्लियर है ये भी प्रश्न आपका। चलिए, तो हम लोगों ने देखिए लगभग ऊपर के प्रश्नों को किया। अब एक टर्म्स आपका आया था जनसंख्या पिरामिड, तो चलिए हम लोग जनसंख्या पिरामिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए जनसंख्या पिरामिड होता क्या है, उससे पहले छोटे छोटे जो टर्म्स अभी जो आपने पढ़ा उससे प्रश्न बनता है, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे एक पहला प्रश्न यहाँ पे एक बन रहा है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश का है, इसका प्रमुख कारण बताइए। तो संयुक्त अरब अमीरात 468 1000 है, यानी कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, ज्यादातर पुरुष जो होते हैं वो चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आज देखिएगा पुरुष प्रवास कर जाते हैं। और यहाँ देखिएगा विश्व के अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या में बच्चों का अनुपात लगातार घट रहा है। कारण दीजिए, तो बच्चों का अनुपात घटना मतलब लगातार जन्म दर में हास्य होना, हास्य मतलब कमी होना, हास्य मतलब कमी होना, यानी कि उनका दोहन होना। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है, तो लैटविया का। बच्चों अभी आपने पढ़ा, ये भी प्रश्न अच्छा था। देखिएगा ये प्रश्न पूछता है कि आयु संरचना को जनसंख्या, देखिए प्रश्न को देख लीजिए, आयु संरचना को जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक क्यों माना जाता है, एक कारण दीजिए। तो जनसंख्या अनुमान के लिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या जानने के लिए भविष्य तथा योजनाओं को प्रक्रियाओं में मदद करता है। पढ़ाया मैंने कि योजना बनाने के लिए, लोगों की योजनाओं को बनाने के लिए ये क्लियर करता है। हास्यमान जनसंख्या पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या है, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती है। बिल्कुल, जैसे जापान में जन्म दर भी कम होगा, मृत्यु दर भी कम होगा, तो दोनों ही कम होगा, ये आपको दर्शाता है हास्यमान। हास्यमान कहने का मतलब होगा कि कमी। क्लियर? तो ये समझिएगा। विस्तृत होती जनसंख्या के पिरामिड की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो पहले तो ये तो समझ लीजिए कि पिरामिड होता क्या है, तब आप समझिएगा। देखिए कहता क्या है, यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए आगे आपका, आयु लिंग पिरामिड संरचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। देखिए जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैसे आप लोग क्लास 9th और 10th में आप लोग ग्राफ पढ़ते थे, तो उसी तरह से यहाँ पे जनसंख्या को दर्शाने के लिए पिरामिड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी, तो पिरामिड बनाया जाता है। देखिए नया टर्म्स नहीं है, आप इससे भली बात ही परिचित है, बस नाम थोड़ा सा नया है, तो डरिए नहीं पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड क्या होता है, तो जनसंख्या के बारे में बतलाता है। वृद्ध होती जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब कि ऐसा जनसंख्या जो 15 से 59 वर्ष वाले पे आश्रित है और 60 से प्लस है। कहने का मतलब हो गया कि विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जन्म दर के कारण उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ी है, ये भी आपको कहलाती है। तो वृद्ध होती जनसंख्या से क्या तात्पर्य है कि जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। तभी ना मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया अभी कि किसी देश का जनसंख्या वृद्ध कब कहा जाएगा, जब वहां पे 60 साल से प्लस वाले की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी दैट मींस करने का मतलब कि मृत्यु दर कम हो जाएगी, तो वो वृद्ध हो, ज्यादातर वो वृद्ध देश कहलाएगा। क्लियर है, वृद्ध जनसंख्या वाला देश कहलाएगा। अब आइए हम लोग जो जनसंख्या पिरामिड की बात कर रहे थे उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र आप देखिए, यही जनसंख्या पिरामिड है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मैंने जूम किया, अब आपको आई होप कि अब आपको समझ में आया, और जूम
अब देखिए, अब थोड़ा सा माइनस ही रहने दीजिए। चलिए यहाँ पर मैंने इसको जूम किया। अब आप देखिए इसको, नीचे आपको कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया जा रहा है, ये 0, 2%, 4%, 6%, और यहाँ पर आयु वर्ग मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है 0 से 4 वर्ष के लोग। इधर है पुरुष आपका, देखिए इधर पुरुष रहता है और इधर आपकी जो है स्त्री है। तो 0 से 4 वर्ष में कितना 12% जनसंख्या है इस देश का। फिर देखिए यहाँ पर अगर स्त्रियों की बात करें तो पुरुष 0 से 4 वर्ष में पुरुष कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो 12% है। और यहाँ पर देखिए तो ये कुछ कम है, स्त्रियों की संख्या कम है। इस तरह से 5 से 9 ऊपर जाते जाते आप देख रहे हैं कि 60 से 64 में जाते जाते दम कम जा रहा है ना, कम जा रहा है ना, मात्र 2% रहा है। यानी कि इसका किस तरह से आकार बना, इसका आकार ऐसे बना नहीं, तो ये त्रिभुजाकार बना। तो त्रिभुजाकार कहने का मतलब कि नीचे बड़ा होगा और ऊपर जाकर आपका कम हो गया। तो शुरुआत में उच्च जन्म दर उच्च है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा टर्म्स आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। शुरुआत में जन्म दर उच्च और बाद में मृत्यु दर, मतलब मृत्यु दर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तभी ना जनसंख्या कम गया जी। जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा, तो ये कैसे देश होंगे, देखिए समझ लीजिए, जहां पे जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा, तो ये कैसा देश होगा, ये विकसित देश होगा भाई, ये मतलब विकासशील देश होगा। शुरुआत में जन्म दर ज्यादा, धीरे धीरे मृत्यु दर भी ज्यादा। जहां पे दोनों कम होगा, जन्म दर भी कम मृत्यु दर भी कम, वो आपका विकसित में आएगा। आपने चैप्टर 2 में जनसांख्यिकीय संक्रमण पढ़ा ना, जनसांख्यिकीय संक्रमण, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, तो उसी में आपको पढ़ाया गया था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे पहली अवस्था में क्या होता है, पहली अवस्था में जन्म दर भी उच्च होता है, मृत्यु दर भी उच्च होता है। और दूसरी अवस्था में क्या होता है, शुरुआत में या तो जन्म दर उच्च होता है या तो मृत्यु दर उच्च होता है, उसको धीरे धीरे कंट्रोल किया जाता है। और थर्ड अवस्था में दोनों कम होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में जन्म दर ज्यादा है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है, यानी कि ये दूसरी अवस्था, यानी कि विकसित विकासशील जो देश है, जैसे भारत जैसे देश है, उसके अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कहता है थोड़ा सा इसको अब माइनस हम लोग करते हैं। देखिए कहता है कि जो ऊपर का आपका चित्र दिखाया गया, इस पिरामिड को किस प्रकार का पिरामिड कहते हैं। तो ये पिरामिड जो हो गया, वो आंसर इसका कहता है इसको विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड कहते हैं। आपने देखा त्रिभुजाकार बना रहा था ना, तो यही कंसेप्ट है आपका यहाँ पे। इस पिरामिड में किस आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो 0 से 4 वर्ष वाले ज्यादा थे, 12% आपने देखा, यानी कि उच्च जन्म दर है। जन्म दर क्या है, तो उच्च है। और यह पिरामिड किस प्रकार के देशों की संख्या का देता है, तो यह पिरामिड जो है वो अल्प विकसित, यानी कि कहने का मतलब विकासशील देश, जो अभी विकासशील, जो अभी विकसित कर रहे हैं उसके बारे में। और किसके आधार पर आपने पता लगाया, तो आपने जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के आधार पर पता लगाया। जैसे एग्जांपल में आपके बांग्लादेश, मैक्सिको व नाइजीरिया का एग्जांपल दे रहा है। अब देखिए ये जो दूसरा जो यहाँ पे फिगर दे रहा है, ये जो ऊपर का चित्र है, इस पे भी प्रश्न आपसे पूछेगा। इसको भी थोड़ा जूम कर लूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए इधर स्त्री का संख्या, इधर पुरुष का संख्या। शुरुआत में देखिए जन्म दर क्या है, 0 से 4 वर्ष की संख्या कितनी है, 2% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 3% के आसपास। 2 के बाद 3 ही आता है, 4, 5, 6। और इधर में भी कम, यानी कि ये शुरू से जन्म दर भी कम है, जन्म दर भी कम है, देखते जाइए थोड़ा सा बीच में जाके बढ़ा। और यहाँ पर मृत्यु दर भी धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। यानी कि जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम। दैट मीन्स कि ये जो है वो विकसित देश का मानचित्र है, विकसित देश का पिरामिड है। किस देश का पिरामिड है, तो ये विकसित देश का पिरामिड है, क्योंकि शुरुआत में जन्म दर भी कम है और लास्ट में मृत्यु दर भी आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि लोगों का जो मृत्यु भी हो रहा है वो कम हो रहा है, यानी कि मृत्यु जो हो रहा है वो भी, सॉरी, जन्म दर भी यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर मृत्यु दर थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ज्यादा देखने तब नहीं संख्या कम है, मैं गलत बोल रहा था समझिएगा। यानी कि यहाँ पे जब संख्या आपको कम देखने की मिले, यानी कि मृत्यु दर थोड़ा ज्यादा है, तो इसको आप समझिएगा। तो ये कैसे देश में आएंगे, कैसे देश में गिनती होगा, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं और आंसर करने का प्रयास करते हैं। इस पिरामिड का नाम लिखिए। तो ये किसके आधार का बनता है, घंटी आपने देखा है ना, देखिए घंटी के आधार का बन रहा है ना, तो घंटी नुमा हो रहा है, तो इसको किसका नाम दिया, तो घंटी के आकार का। इस पिरामिड की दो विशेषता क्या है, तो ये पिरामिड जो होता है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक समान है। जन्म दर जिस आधार पे होता है उस तरह से मृत्यु दर भी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। जैसे जन्म दर अगर यहाँ पे देखें तो मृत्यु दर भी लगभग इतना, देखिए 70 से 75 दिखाया जाता है। बहुत अच्छा, यानी कि देखिए जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैं सही बोल रहा था, जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम। क्लियर हो गया। तो ये किस में आ जाएंगे, तो ये आपके विकसित देश में आएंगे। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्वीडन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, तो ये सब विकसित देश के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एक समान होता है। और ये जनसांख्यिकीय संक्रमण की कैसी अवस्था, कौन सी अवस्था में, तो तीसरी अवस्था में आएगी, जिसमें जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम। एक और फिगर है, इसको पढ़ के समझिए इसमें क्या कहता है। इसमें देखिए शुरुआत में एकदम भैया एकदम जन्म दर दम कम, मृत्यु दर भी दम कम, जन्म दर भी कम, मृत्यु दर भी कम, बीच में थोड़ा सा बढ़ा,
यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा जनसंख्या, है कि नहीं। तो जनसंख्या बढ़ना डेट मीन्स व्हाट, की मृत्यु दर कम होना। तो एकदम जन्म दर कम मृत्यु दर कम, तो ये पूरा का पूरा विकसित है। और किस प्रकार का पिरामिड बन रहा है, इधर स्त्रियों पे भी ध्यान दीजिए, किस प्रकार का पिरामिड बन रहा है। तो देखिए इस तरह के पिरामिड का हम लोग कहते हैं हास्यमान जनसंख्या पिरामिड। एकदम जन्म दर कम हो गया, पूरा का पूरा जन्म दर कम हो गया, यानी कि ये हास्य हो रहा है, कमी हो रहा है। जैसे कि जापान में क्या हो रहा है, जापान में जनसंख्या जो जन्म दर है वो निम्न है, तो वही कहता है इसका आधार संकीर्ण व शुंडाकार होता है। यह निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। इसमें वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक होती है, मतलब जनसंख्या का कर है, जनसंख्या का जो वृद्धि होता है वो शून्य या तो ऋणात्मक होता है। जन्म दर भी कम मृत्यु दर भी कम, तो भाई क्या फर्क पड़ने वाला है कि नहीं। जैसे जापान आपका हो गया, लैटविया हो गया, एस्टोनिया देश हो गए, तो ये सब आप कहते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये पिरामिड वाला जो भी प्रश्न रहेगा वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने लगभग सभी प्रश्नों को कंप्लीट ही कर लिया। किस देश में साक्षर, हाँ एक टर्म्स यहाँ पे बचा हुआ है, साक्षरता वाला तो भी मैंने नहीं पढ़ा है। आयु संरचना क्लियर हो गया आपका, और यहाँ पर व्यवसायिक संरचना को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आयु संरचना आपका क्लियर हो गया, और लिंग संगठन भी 2 टॉपिक क्लियर हो गया। छोटा सा टॉपिक साक्षरता है, इसको यहीं पे समझ लीजिए। देखिए साक्षरता के बारे में क्या कहता है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है तथा अंकगणितीय परिकलन की योग्यता रखता है वह साक्षर कहलाता है। क्लियर, जिसमें आपका अंकगणितीय सॉल्व करने की शक्ति आ जाती है, उसी को हम लोग साक्षर के रूप में रखते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। साक्षरता देश के सामाजिक व आर्थिक विकास की सूचक होती है। तो यही बात कहता है कि साक्षरता जो होती है, लिटरेसी जो होती है, किसी भी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास की सूचक होती है। इसी पे यहाँ पे आपका जो प्रश्न हम लोग का छूटा हुआ था वो प्रश्न कहता है कि किसी देश में जो साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, कैसे। तो देखिए जब साक्षरता दर बढ़ती है, लिटरेसी रेट बढ़ती है, कहने का मतलब जब कोई लोग साक्षर होंगे यानी कि उस देश में गुणात्मक जो होगा, लोगों के गुणों में वृद्धि होगी। तो जब लोग का गुण बढ़ेगा, पॉजिटिव चेंजेज आएगा, तो सिंपल सा बात है कि देश की भी विकास होगा, देश की आर्थिक स्थिति भी, सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी। तो वही बात कहता है कि साक्षरता दर किसी भी देश के जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है, और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि साक्षरता दर को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन, आर्थिक विकास का स्तर, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर तथा उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। यानी कि ज्यादा कुछ समझने का टेंशन नहीं लेना है, तो बस इतना समझिए कि जहां पे साक्षरता दर कम है वो अल्प विकसित है, जहां पे साक्षरता दर उच्च है वो क्या है, तो आपका ज्यादा विकसित है, उन्नत है। क्लियर। नगरीकरण, तो जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है वहां की साक्षरता दर ऊंची होती है। और हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे यूरोप का देश है वहां पे साक्षरता दर ऊंचा है, लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहां साक्षरता दर निम्न है। जैसे अब देखिए बिहार में लगभग हर गांव में सरकारी स्कूल हो ही गया है, हर गांव में सड़क पहुंच गई है, तो लोगों में साक्षरता दर भी अब बढ़ रहा है। अब हम लोग के यहाँ भी लगभग हर घर में पढ़े लिखे लोग अब मिलने लगे हैं। पहले ऐसा था कि घर के सारे लोग, कोई कोई ऐसा घर होता था, कोई क्या बहुत ज्यादा ऐसा घर होता था जहाँ के सारे लोग अंगूठा छाप होते थे, लेकिन अब आपको हर एक घर में लगभग मतलब लोग मिल ही जाएंगे जो कि अब पढ़े लिखे हो ही रहेंगे, और आने वाले संख्या में लोग हो जाएंगे। जैसे किस तरह से अभी जनसंख्या में आपने देखा है किस तरह से परिवर्तन होगा। अब आपको काले लोग देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं, खासकर लड़कियां तो हमको काले देखने के लिए मिलवे नहीं करती हैं। खैर मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, लेकिन धीरे धीरे हमारे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनरेशन में चेंजेस आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर साक्षरता दर वही बतला रहा है कि जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है वहां साक्षरता दर ऊंची रहती है, जैसे यूरोप के देश, लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहां साक्षरता दर निम्न है। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगला, महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो जहाँ पे ज़्यादातर शिक्षा होगा वहाँ पर महिलाओं का भी मतलब अच्छे से उनके साथ ट्रीट होगा, अच्छे से उनके साथ व्यवहार होगा। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति गौण होती है, इसलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं की साक्षरता दर उच्च होती है। यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में महिलाओं की जो साक्षरता दर होती है ज़्यादा होती है, कृषि वाले क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर कम होती है। तो बच्चों अब यहाँ पर साक्षरता भी टर्म्स आपका क्लियर हो चुका है। लास्ट जो टर्म्स आपका बच्चा है वो व्यवसायिक संरचना। कहने का मतलब जैसे 2 ही टर्म्स पे इसको समझ लीजिएगा। जैसे जो लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में होते हैं, प्राथमिक कहने का मतलब
होता है वही जो शुरुआत से लोग काम करते हैं। जैसे जब हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं था बच्चों, कोई प्रौद्योगिकी नहीं था, तो पुराने ज़माने के लोग शिकार करते थे, मछली पालन मछली का मतलब करते थे, किसानी करते थे, कृषि करते थे, तो उसी को कहा जाता है। तो जो विकासशील देश होता है ना, जो विकासशील देश होता है, जो अभी विकास कर रहा है, वहाँ पे ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाओं में लोग लगे होते हैं, जैसे कि खेती करना, मछली पालना, ये सब आपका प्राथमिक क्रियाओं में आता है, खनन करना, ये सब। और जो विकसित देश होते हैं वो द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों में अधिक लोग लगे होते हैं। तो विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लोग लगे होते हैं, जबकि प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग लगे होते हैं वो विकासशील देशों में। लाइक दैट हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि में ही, अपना कृषि प्रधान देश भी है, तो कहने का मतलब कि अपना देश विकासशील है, ठीक है, यानी कि विकास कर रहा है। तो इस तरह से आपने अच्छे अच्छे कंसेप्ट को पढ़ा, आपने बहुत अच्छे तरीके से इन सभी टर्म्स को पढ़ा। क्या कुछ है, एक प्रश्न आपका इस पे है जिसको अभी आप लोग क्लियर कर लीजिए, तब आपका सारा टर्म्स क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर का हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगा। तो दिल थाम के समझते जाइए बच्चों। संसार में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन के उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। बस वही टर्म्स है कि जो जनसंख्या का जो ग्रामीण होता है, ग्रामीण और नगर होता है, तो ग्रामीण में जो होता है सामाजिक, ग्रामीण और नगर का सामाजिक जो दशा होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, लोग ज़्यादातर प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं। ये सब आपको टर्म्स क्लियर ध्यान देना है। और शहरी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा जो होते हैं द्वितीयक और तृतीयक में संलग्न होते हैं, तो वही सब बात यहाँ पे की जा रही है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है, ये प्रश्न आपने पढ़ लिया। इसका कौन इफेक्ट कारक करता है, तो लिंग अनुपात को कारक इफेक्ट करता है स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा, सामाजिक आर्थिक स्थिति का निम्न होना। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पे की गई है। और ये जनसंख्या का वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है, ये सब मैंने आपको टर्म्स क्लियर कर ही दिया। हाँ, ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको देख लीजिए, हालांकि ये हो गया है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आने वाले 5 घटकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या संगठन के 5 घटक, आयु संरचना आपने पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, लिंग संगठन आपने ये भी पढ़ा, जिसमें आपको 3 मैंने पढ़ा है, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग मैंने पढ़ाया ना आपको। और यहाँ पर साक्षरता भी आपका क्लियर हो गया, ग्रामीण व नगरीय संगठन भी आपका क्लियर हो गया, व्यावसायिक संरचना भी आपका क्लियर हो गया, किस प्रकार से उनकी व्यावसायिक होती है, कृषि पर कितने लोग आधारित होते हैं, क्या कुछ। तो उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न कुछ पूछा गया आपसे कि भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो भारत में जो लिंग अनुपात की गणना होती है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन है। ऐसे आप लोग इन सभी प्रश्नों को कीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे ये जो PDF है आपका चैप्टर 3 का, वो मैं अभी पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम से देख लीजिएगा। और आपको अगर क्यूजेस का लगाने हैं, जैसे टेस्ट देना है, अगर चैप्टर का टेस्ट देना है, तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा BACVQuiz.com। क्या सर्च करना है, BACVQuiz.com। हर एक बोर्ड के लिए है, आप कर सकते हैं, उसमें अच्छे से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और टेलीग्राम याद कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको चैनल भी मिल जाएगा। अप्रोक्स वहाँ पे 5500 के आसपास बच्चे ज्वाइन हैं। क्लियर है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी क्लासेस जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करूँ और जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस भी समाप्त कर सकूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।